दरअसल ये जो हमारा टॉपिक है आज का वो है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के जो बुनियादी प्रिंसिपल्स हैं, जो बुनियादी उसके असूल हैं, बुनियादी उसकी जो फ़िलासफ़ी है, उसकी जो मुख्तलिफ थ्योरीज़ हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा बुनियादी मौजू है एक्चुअली बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अकॉर्डिंग टू गार्नर जो है वो द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द पॉलिटिकल साइंस इज़ द स्टेट। मैं आपको बताता चलूँ कि प्रोफेसर गार्नर जो हैं उन्होंने पॉलिटिकल साइंस की जो डेफिनेशन है उसका जो मफहूम है वो इन अल्फाज में बयान किया है, द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द पॉलिटिकल साइंस इज़ द स्टेट। यानी पॉलिटिकल साइंस जो है वो अपने आगाज़ से लेकर अपने अंजाम तक रियासत का मुताला है। यानी रियासत क्या है, रियासत कैसे बनती है, रियासत की ज़रूरत क्या है, इसकी अहमियत क्या है, रियासत का क़याम क्यों ज़रूरी है, रियासत का मकसद क्या है, रियासत किन मसाइल को हल करने के लिए कायम की जाती है, रियासत का कायम रहना, ताकतवर होना क्यों ज़रूरी है, और इंसान जो है उसने अपने लिए रियासत क्यों तख्लीक की है, उसकी क्या ज़रूरियात थी, क्या उसकी मजबूरियाँ थी, क्या उसके मसाइल थे कि जिनको हल करने के लिए उसने रियासत तख्लीक की, क्या उसकी ख्वाहिशात थी जिनकी तकमील के लिए उसने रियासत तख्लीक की, क्या उसकी ज़रूरियात क्या थी जिनको पूरा करने के लिए उसको रियासत जैसा अदारा तख्लीक करना पड़ा, और उसने अपने ऊपर एक हुकूमत जो थी भी कायम कर ली, और हुकूमत फिर इंसान को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तो इंसान को ऐसी क्या खुशियाँ जो थी उसकी उसकी खुशियाँ थी जिनको जिनसे लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए उसने रियासत कायम की। तो ये सारा जो मौजू है, जो सारी बातें जो हैं वो दरअसल पॉलिटिकल साइंस के मुतालिया में ही ज़ेर बहस लाई जाती हैं, और एक पॉलिटिकल साइंस का तालिब इल्म ही इस चीज़ से बखूबी वाक़िफ़ हो जाता है कि रियासत क्या है, रियासत कायम कैसे हुई, माजी के अंदर रियासतें कैसी थीं, मौजूदा दौर के अंदर रियासतें कैसी हैं, और आने वाले वक्त में जो है रियासत कैसी होगी। तो इससे यकीनन पॉलिटिकल साइंस का तालिब इल्म जो है वो अच्छी तरह वाक़िफ़ हो जाता है। इस एपिसोड के अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, और पॉलिटिकल साइंस के जो रेलेवेंट मुख्तलिफ थ्योरीज़ हैं, उसके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं। तो पॉलिटिकल साइंस के हवाले से एक और मैंने एक डेफिनेशन यहाँ पे शामिल की है, पॉलिटिकल साइंस इज़ दैट पार्ट ऑफ सोशल साइंस विच ट्रीट्स ऑफ द फाउंडेशंस ऑफ द स्टेट एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो इसमें तीन चीज़ों को मैंने हाईलाइट किया है। पॉलिटिकल साइंस इज़ दैट पार्ट ऑफ सोशल साइंस। तो आप जान लें कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो एक सोशल साइंस है, वो एक इंसानी जो है वो अदारा है, इंसानी इल्म है, और जिसमें अंदर हम इंसानी रवैयों का मुताला करते हैं, इंसानी तर्ज़ अमल का मुताला करते हैं, और इंसानी रवैयों के उस हिस्से का मुताला करते हैं जिनका तल्लुक़ रियासत के साथ, हुकूमत के साथ, रियासत और हुकूमत के जो मुख्तलिफ मामलात होते हैं उनके साथ मुताला करते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस इज़ दैट पार्ट ऑफ सोशल साइंस। यानी पॉलिटिकल साइंस जो है, जो सोशल साइंसेज हैं उनमें से उस हिस्से का मुताला है विच ट्रीट्स ऑफ द फाउंडेशंस ऑफ द स्टेट, जो जिनका तल्लुक़ स्टेट की फाउंडेशन के साथ है। यानी स्टेट क्या है, स्टेट कैसे बनती है, स्टेट का कायम होना क्यों ज़रूरी है, माजी में रियासतें कैसे थीं, ये सिटी स्टेट्स क्या होती हैं, ये एम्पायर्स क्यों कायम हुई, ये नेशनल स्टेट का कंसेप्ट क्या है, और आने वाले वक्त में जो है रियासत की कैफियत क्या होगी, फ़र्द और रियासत का आपस में तल्लुक़ क्या है, रियासत फ़र्द के लिए क्या कर सकती है, और फ़र्द को रियासत के लिए क्या करना चाहिए, इन दोनों का आपस में तल्लुक़ क्या है। तो इन सारी बातों का मुतालिया जो है वो पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो है किया जाता है। इसके साथ साथ पॉलिटिकल साइंस जो है वो ट्रीट्स विद द प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या होती है, इसका क़याम क्यों ज़रूरी होता है, गवर्नमेंट की इक़साम क्या हैं, गवर्नमेंट के अख्तियारात क्या होते हैं, उसके फ़रज़ क्या हैं, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट बनती कैसे है, टूटती कैसे है, तब्दील कैसे होती है। तो इन सारी बातों का मुतालिया और इन सारे सवालात का जवाब जो है वो पॉलिटिकल साइंस के मुतालिया से ही जो है पता चलता है। तो पॉलिटिकल साइंस मुख्तसर ये कि पॉलिटिकल साइंस जो है बेसिकली स्टडी ऑफ स्टेट एंड द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट। इसमें हम रियासत के बारे में मुताला करते हैं और इसके अंदर हम हुकूमत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये जो हमारी एपिसोड है, एपिसोड नंबर 7, इसके जो MCQs होंगे उसमें
जो बुनियादी चीज़ें शामिल की गई हैं, एवोल्यूशन ऑफ स्टेट यानी स्टेट के बारे में है, सॉवरेनिटी के बारे में, लॉ, लिबर्टी, पॉलिटिकल पार्टीज, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, इलेक्शन, लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव, जुडिशरी, राइट्स एंड ड्यूटीज़। तो ये बेसिक जो हैं वो टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आज की इस एपिसोड के अंदर एमसीक्यूज़ को जो है वो शामिल किया गया है। तो ज़्यादातर एमसीक्यूज़ जो हैं वो स्टेट के हवाले से हैं, सॉवरेनिटी, उसमें लॉ है, लिबर्टी है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, इलेक्शन क्या होते हैं इसके बारे में है, लेजिस्लेचर क्या है, एग्जेक्टिव क्या होती है, जुडिशरी, राइट्स एंड ड्यूटीज़, इन सारी चीज़ों के बारे में एमसीक्यूज़ जो हैं वो शामिल किए गए हैं। कमर्शियल है मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि ना सिर्फ मैं एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हूँ बल्कि आप सब लोग जो हैं वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। हर वो शख्स पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहलाता है जो पॉलिटिकल साइंस का तालिब इल्म है, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है। वो पॉलिटिकल साइंस का मुताला करता है और जानने की कोशिश करता है कि पॉलिटिकल साइंस क्या है। तो ऐसे तमाम जो लोग हैं वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट ही कहलाते हैं। नेक्स्ट जो है वो एक डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू गार्नर। ये गार्नर है GARNER। तो हस्बे मामूल कंपोजिंग की गलतियां साथ साथ चल रही हैं, आप इसको इतना सीरियस ना लीजिएगा, आप अपने करेक्शन कर लीजिएगा। GARNER। तो गार्नर है ये लफ्ज़। गार्नर क्या कहता है, स्टेट क्या है? पॉलिटिकल साइंस का जो सबसे बड़ा टॉपिक है वो स्टेट है। पॉलिटिकल साइंस का बुनियादी मौजू क्या है? स्टेट है। पॉलिटिकल साइंस, जिस दिन आप पॉलिटिकल साइंस का मुताला शुरू करते हैं उस दिन से लेकर उस दिन तक, जब तक आप पॉलिटिकल साइंस का मुताला करते रहते हैं, वो आप 5 साल करें, 10 साल करें, 50 साल करें, पूरी ज़िंदगी मुताला करते रहें, तो आपका सारा मुताला स्टेट के गिर्द घूमता है। ये अपने आगाज़ से लेकर अपने अंजाम तक स्टेट का मुताला है। तो हम ये इसके अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली स्टेट होती क्या है। तो प्रोफेसर गार्नर कहते हैं, द स्टेट इज़ ए कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स मोर और लेस न्यूमरस permanently occupying a definite portion of territory, independent of external control, and possessing an organized government to which the great body of inhabitants render habitual obedience. जी, तो प्रोफेसर गार्नर का कहना यह है, द स्टेट इज़ ए कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स। द फर्स्ट क्वालिटी क्या है? द स्टेट इज़ ए कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स, कि ये कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स है, लोगों का इज्तिमा है। मोर और लेस न्यूमरस, जो तादाद में ज़्यादा भी हो सकते हैं और तादाद में कम भी हो सकते हैं, यानी इनकी कोई तादाद फिक्स नहीं होती। परमानेंटली ऑक्यूपाइंग डेफिनेट पोर्शन ऑफ टेरिटरी, और ये जो कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स है ये किसी ख़ास इलाके के ऊपर जो है वो काबज़ होते हैं। परमानेंटली ऑक्यूपाइंग डेफिनेट पोर्शन ऑफ टेरिटरी, और इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल, और ये बैरूनी तौर पर आज़ाद होते हैं, ख़ुद मुख्तार होते हैं। एंड पोजेसिंग एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, और इनकी एक अपनी मुनज़्ज़म हुकूमत होती है, ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट होती है। टू विच द ग्रेट बॉडी ऑफ इनहेबिटेंट्स रेंडर हैबिचुअल ओबीडियंस, जिसकी बहुत बड़ी तादाद जो है वो आदतन अतात करती है, यानी लोग उसकी अतात करते हैं, लोग ये मानते हैं, इसको रेकग्नाइज़ करते हैं कि ये जो लोग हमारे ऊपर हुकूमत कर रखे हैं इन्हें वाकई ही हुकूमत करने का हक़ हासिल है। तो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये खसूसियात पाई जाती हों, डेट ऑर्गेनाइजेशन इज़ कॉल्ड स्टेट। MCQs का सिलसिला शुरू करते हैं। द स्टेट पोजेसिस एलिमेंट्स 2, 3, 4, 5। इसमें मैंने इंडिकेट नहीं किया, मैंने हाईलाइट नहीं किया, जवाब को दानिस्ता तौर पे नहीं किया, क्योंकि ये बहुत बुनियादी चीज़ है और पॉलिटिकल साइंस का जो इब्तदाई तालिब इल्म होता है वो इस बात से ज़रूर वाकिफ़ हो जाता है कि स्टेट जो है उसके कितने एलिमेंट्स होते हैं। द करेक्ट आंसर इज़
4। मैं आपको बताता चलूँ, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द स्टेट इज़ population, the second is territory, the third is government and the fourth is sovereignty। तो कुल 4 इसके एलिमेंट्स होते हैं। जब किसी भी इंसानी तंजीम के अंदर ये 4 एलिमेंट्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं तो डेट ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड स्टेट। द नेक्स्ट MCQ is who said the more the population the less द लिबर्टी, यानी आबादी जितनी ज़्यादा होगी लिबर्टी आज़ादी इतनी कम होगी। प्लेटो, एरिस्टोटल, रूसो एंड गार्नर। देखिए यहाँ पे गार्नर ठीक लिखा है GARNER, तो दुरुस्त जो है वो GARNER। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है रूसो। ये लास्ट एपिसोड में भी मैंने दिया था, दोबारा इसमें शामिल किया गया है क्योंकि जब कोई चीज़ रिपीट की जाती है तो उसका बुनियादी मकसद ये होता है कि आपको वो ज़हनशीन हो जाए, आपकी रिवीजन हो जाए, और फिर अगर पेपर के अंदर कोई ऐसी चीज़ आ जाती है तो आपको कोई कन्फ्यूजन जो है ना रहे। कि रियासत की आबादी वो कहता है जितनी ज़्यादा होती है इतनी आज़ादी कम होती है। जो रूसो है वो बेसिकली डायरेक्ट डेमोक्रेसी का हामी था, इसलिए वो कम आबादी वाली रियासतों को पसंद करता है। जबकि उसका कहना ये है कि रियासत की आबादी अगर बहुत ज़्यादा होगी तो फिर वहाँ पे लोगों की आज़ादी और लोगों के हकूक़ जो हैं वो महफूज जो है नहीं रह सकेंगे, और लोगों की जो जनरल विल है और जो उनकी एक्चुअल और रियल विल है उसको जानने में मुश्किल पेश आएगी। द नेक्स्ट MCQ इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एलिमेंट ऑफ द स्टेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एलिमेंट ऑफ द स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, सॉवरेनिटी, ब्यूरोक्रेसी। तो 4 ऑप्शन इसके हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज़ सॉवरेनिटी। मैंने आपको बताया कि रियासत के देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। द फर्स्ट इज़ पॉपुलेशन, द सेकंड इज़ टेरिटरी, द थर्ड इज़ गवर्नमेंट एंड द फोर्थ इज़ सॉवरेनिटी। एंड अगरचे चारों एलिमेंट्स जो हैं वो अपनी अपनी जगह पे इंतहाई ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, और इनमें से कोई एक एलिमेंट ख़त्म हो जाए तो रियासत ख़त्म हो जाती है। लेकिन इन चारों में से जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो सॉवरेनिटी है, क्योंकि बहुत सारी इंसानी तंजीमें जो हैं उनके अंदर जो फर्स्ट 3 एलिमेंट्स हैं वो पाए जाते हैं। मसलन उनमें जो है वो उनकी आबादी होती है, उनका इलाका भी होता है और उनकी गवर्नमेंट भी होती है, लेकिन उनके पास सॉवरेनिटी नहीं होती, इसलिए उनको स्टेट नहीं कहा जा सकता। स्टेट का दर्जा वो तब हासिल करेंगी जब उनके पास सॉवरेनिटी यानी इक़्तिदार आला आ जाता है। मिसाल इसकी मैं आपको दे देता हूँ। इत्तेफाक से पाकिस्तान का सियासी निज़ाम ऐसा है कि इससे हर किस्म की मिसाल जो है वो मिल जाती है। जो ईस्ट पाकिस्तान था, मशरक़ी पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान का एक सूबा था, तो उसके पास आबादी भी थी, उसका रकबा भी था, और हर सूबे की, जैसा कि अब भी है, हर सूबे की गवर्नमेंट भी होती है। तो 1947 से लेकर जो है दिसंबर 1971 तक वो पाकिस्तान का सूबा रहा, लेकिन 16 दिसंबर 1971 को जो ईस्ट पाकिस्तान था, जो मशरक़ी पाकिस्तान था, वो बांग्लादेश बन गया। तो पाकिस्तान के सूबे के स्टेटस से निकल कर बांग्लादेश बनने में जो उसने नया स्टेटस हासिल किया वो बेसिकली सॉवरेनिटी का था। तो जब कोई सूबा जो है सॉवरेनिटी हासिल कर लेता है तो वो रियासत में तब्दील हो जाता है, जैसा कि मशरक़ी पाकिस्तान 16 दिसंबर 1971 को इक़्तिदार आला हासिल करके वो बांग्लादेश के नाम से एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत जो था वो बनने में कामयाब हो गया। तो एक बहुत बड़ी ट्रेजडी जो थी वो हुई। बहुत दुख की बात है कि स्टेट को एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुज़रना पड़ा। बहरहाल ये तारीख़ के फ़ैसले होते हैं, हमें आने वाले वक्त के अंदर बेहतर फ़ैसले करने होंगे ताकि हम आइंदा इस तरह के किसी क्राइसिस से जो है वो दो चार ना हों। नेक्स्ट MCQ है, हु अमंग द फॉलोइंग सेट आई एम द स्टेट। यानी दर्ज झैल जो नीचे नाम दिए हुए हैं उसमें से किस शख्स ने कहा आई एम द स्टेट। हु अमंग द फॉलोइंग सेट आई एम द स्टेट, ये बहुत अहम बात है। उसमें थॉमस हॉब्स का नाम है,
जॉन लॉक है, लुसियस 14th है और कार्ल मार्क्स। द करेक्ट ऑप्शन इज लुसियस 14th। ये फ्रांस का जो बादशाह था, शहनशाह था, ये फ्रांस का शहनशाह था। आई थिंक ये जर्मन था। और वो कहा करते थे आई एम द स्टेट, यानी जहाँ पे बादशाहत होती है, यहाँ पे अब्सोल्यूट मोनार्की होती है, वहाँ पे स्टेट और बादशाह जो है उनमें फ़र्क नहीं किया जाता। बादशाह ही अपनी ज़ात को स्टेट डिक्लेयर कर देते हैं। बादशाह स्टेट है, स्टेट क्या है, बादशाह है, तो वो स्टेट। अब स्टेट के ख़िलाफ़ जो है किसी को बोलने की इजाज़त नहीं होती, स्टेट के ऊपर आप तनकीद नहीं कर सकते, स्टेट के ख़िलाफ़ आप जो है वो कोई इक़दाम नहीं कर सकते, क्योंकि ये संगीन जुर्म में शामिल होता है। तो उसने अपनी ज़ात को, उसने कहा कि आई एम द स्टेट, मैं रियासत हूँ। इसका मतलब यह है कि आप मेरे ख़िलाफ़ भी कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि आप हुकूमत पे तो तनकीद कर सकते हैं, हुकूमत को बुरा भला कह सकते हैं, उसकी ऐसी पॉलिसियाँ जो मुल्क के लिए नुकसानदेह हों, अवाम के लिए नुकसानदेह हों, उनको आप कबूल करने से इनकार कर सकते हैं, उनके ऊपर आप तनकीद कर सकते हैं, लेकिन किसी भी हालत के अंदर, किसी भी कैफियत के अंदर आप स्टेट के ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकते। स्टेट के ख़िलाफ़ अगर कोई शख्स बात करेगा तो वो गद्दार जो है वो डिक्लेयर किया जाता है, और उसकी एक संगीन जुर्म है ये, और उसकी संगीन सज़ा है। लिहाजा हमें स्टेट के ख़िलाफ़ बात करने का कोई हक़ हासिल नहीं है, हमें सिर्फ़ हुकूमत पर तनकीद करने का हक़ हासिल है। तो जहाँ पे बादशाहत होती है वहाँ पे अमूमन जो बादशाह होते हैं वो अपनी ज़ात को रियासत का दर्जा दे देते हैं, और वो कहते हैं कि हम एक ही चीज़ हैं। दरअसल वो चाहते क्या हैं कि लोग जो हैं वो हम पर तनकीद ना करें, और अगर लोग उनके ऊपर तनकीद करते हैं तो चूँकि वो अपने आप को स्टेट का दर्जा दे चुके होते हैं, लिहाजा उनकी उस तनकीद को रियासत के ख़िलाफ़ तनकीद ख्याल करके उन पर मुकदमात जो हैं वो बना दिए जाते हैं। द वर्ड सॉवरेनिटी was used first time by जीन बुदिन, लॉस्की, हिटलर, मुसोलिनी। यानी लफ्ज़ सॉवरेनिटी जो है, सॉवरेनिटी मीन्स इक़्तिदार आला, ये रियासत की सबसे बड़ी ताकत होती है। ये रियासत की वो ताकत है जिसको इस्तेमाल करके रियासत कंट्रोल करती है, लोगों को कंट्रोल करती है, और बैरूनी हमलावरों का मुकाबला करती है, और अपने शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करती है। तो ये रियासत की बेसिकली ऐसी ताकत होती है। तो ये जो टर्म है सॉवरेनिटी, ये सबसे पहले किसने इस्तेमाल की? ये दरअसल जीन बुदान जो थे उन्होंने इस्तेमाल की है। इसमें भी कंपोज़र की गलती है, लफ्ज़ वास जो है वो 2 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, तो आप उसको नज़रअंदाज कीजिएगा। द वर्ड सॉवरेनिटी was used first time by जीन बुदिन। The next option is in whose opinion state is a necessary evil। ये मुख्तलिफ आइडियालॉजी दी गई हैं। आइडियलिस्ट, उसके सामने है इंडिविजुअलिस्ट, नंबर 3 पे है सोशलिस्ट, और नंबर 4 है मोनार्की। आइडियलिस्ट, इंडिविजुअलिस्ट, सोशलिस्ट और मोनार्की, यानी इन चारों में से किस मकतबा फ़िक्र, किस स्कूल ऑफ थाट के मुताबिक जो है रियासत जो है इज़ ए नेसेसरी ईवल, एक लाजमी बुराई है। तो ये जो इंडिविजुअलिस्ट हैं, इनफरादियत पसंद, वो स्टेट को क्या कहते हैं, स्टेट इज़ नेसेसरी ईवल, रियासत को एक लाजमी बुराई का दर्जा देते हैं। वो समझते हैं कि रियासत जितनी ताकतवर होगी, जितनी मजबूत होगी, फ़र्द की आज़ादी जो है वो इतनी महदूद हो जाएगी, कवानीन जितने ज़्यादा होंगे फ़र्द की आज़ादी जो है इतनी कम हो जाएगी। तो ये बेसिकली रियासत को मजबूरन, ये जो मकतबा फ़िक्र है, ये जो लोग जो इंडिविजुअलिस्ट कहलाते हैं, ये रियासत को मजबूरन जो है वो तस्लीम करते हैं। द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ ए स्टेट विच हैज़ नो ऑफिशियल religious is called aristocracy, democracy, secular, theocratic। सवाल ये है कि एक ऐसी रियासत जिसका कोई सरकारी मज़हब ना हो उसे क्या कहते हैं? तो डेट स्टेट,
which has no official religious is called secular. ऐसी रियासत जिसका कोई सरकारी मज़हब ना हो, यानी वो किसी ख़ास मज़हब की पैरवी ना करती हो, या कानून साजी करते वक्त, दस्तूर साजी करते वक्त, फ़ैसले और पॉलिसियाँ बनाते वक्त किसी मज़हब से रहनुमाई ना लेती हो, ऐसी रियासत जो है वो सेकुलर स्टेट कहलाती है। जिस तरह इंडिया अपने आप को सेकुलर स्टेट कहता है, और बांग्लादेश जो है वो सेकुलर है, यूरोपियन मुल्क जो हैं वो सेकुलर हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है सेकुलर नहीं है। पाकिस्तान का जो सरकारी मज़हब है वो इस्लाम है। पाकिस्तान का जो नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, और यहाँ पे सदर के लिए, वज़ीर आज़म के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है। कोई ऐसा शख्स ना तो हेड ऑफ़ द स्टेट बन सकता है, ना हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट, जो मुसलमान ना हो। तो पाकिस्तान जो है वो एक सेकुलर स्टेट नहीं है, जबकि इंडिया और बांग्लादेश या यूरोपियन मुल्क जो हैं वो सब जो हैं वो सेकुलर स्टेट्स हैं। वो किसी ख़ास मज़हब के जो है वो पैरवी नहीं करते। Who is of the opinion that the state is a march of God on earth? Who is of the opinion that, यानी ये किसकी राय है, किसका पॉइंट ऑफ व्यू है, that state is a march of God on earth? कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, हेगल और सुक्रेटिस। तो हेगल जो है उसका कहना ये है, द स्टेट इज ए मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। द नेक्स्ट ऑप्शन इज विच इज ऑफ द ओल्डेस्ट थ्योरी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द स्टेट, यानी रियासत के आगाज़ के बारे में सबसे जो ओल्डेस्ट थ्योरी है वो कौन सी है? सोशल कंट्रैक्ट, फोर्स थ्योरी, हिस्टोरिकल थ्योरी, डिवाइन थ्योरी। मैं आपको बताता चलूँ कि क्वेश्चन ये है कि रियासत का आगाज़ कैसे हुआ, रियासत जैसा अदारा किस तरह वजूद में आया। तो इसके बारे में मुख्तलिफ थ्योरीज जो हैं वो पाई जाती हैं। कुछ लोगों का कहना यह है कि रियासत खुदा ताला ने, अल्लाह ताला ने तख्लीक की है। उनका नुक्ता नज़र ये है कि जिस तरह ये पूरी कायनात अल्लाह ताला की तख्लीक की हुई है, और रियासत भी चूँकि इस कायनात का हिस्सा है, तो जिस तरह पूरी कायनात अल्लाह ताला ने तख्लीक की है, इस तरह रियासत को भी अल्लाह ताला ने तख्लीक की है। ये उनका नुक्ता नज़र है। कुछ लोग कहते हैं कि जैसा सोशल कंट्रैक्ट है, तो कुछ लोग कहते हैं कि रियासत जो है इंसानों ने एक आपस में कंट्रैक्ट किया है, सोशल कंट्रैक्ट किया, और उसके नतीजे में वजूद में आई है। कुछ लोग कहते हैं कि ताकत फोर्स थ्योरी के ज़रिए जो है वजूद में आई है, और कुछ लोग कहते हैं कि ये ख़ानदान की जो है वो इर्तिकाई शक्ल है। ऐसा ख़ानदान जिसका सरबरा बाप था, या ऐसा ख़ानदान जिसकी सरबरा औरत थी, तो वो जब मुख्तलिफ तरक्की के मनाजिल तय करके आगे आया तो उसने रियासत की शक्ल अख्तियार कर ली। एक नज़रिया ये है कि रियासत जो है वो उसका इर्तिका आस्ता आस्ता इर्तिका हुआ है, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन उसका हुआ है, और इसी नज़रिए को जो है वो दुरुस्त नज़रिया जो है वो ख्याल किया जाता है। यानी रियासत मुख्तलिफ मराहिल जो है तय करके वजूद में आई है। ये अचानक कायम नहीं हुई, ना इसको अल्लाह ताला ने तख्लीक किया है, ना इसको जो है सोशल कंटेक्ट से कायम हुई है। तो ये मुख्तलिफ इर्तिकाई मराहिल जो है वो तय करने के बाद जो है इंसान फिर इंसानी शऊर इस सतह पे पहुँचा कि उसने रियासत जो थी वो कायम कर ली। According to Hobbes, the state of nature is a state of war and all against all, a heaven and peaceful society. तो इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। चौथा ऑप्शन आप कर सकते हैं, नन ऑफ दीज कर सकते हैं। देखिए इसको अकॉर्डिंग टू हॉब्स, द स्टेट ऑफ नेचर, ये टर्म है द स्टेट ऑफ नेचर। स्टेट ऑफ नेचर से मुराद वो दौर है, यानी रियासत के क़याम से पहले का जो दौर है। रियासत के अंदर हम मुनज़्ज़म ज़िंदगी बसर करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड ज़िंदगी बसर करते हैं। और ऑर्गेनाइज्ड ज़िंदगी क्या होती है? कवानीन के मुताबिक, रियासत के कवानीन के मुताबिक हम ज़िंदगी गुजारते हैं। रियासत का एक आइन है, कानून है, एक हुकूमत हम बनाते हैं, मुख्तलिफ अदारे बनाते हैं, उनके मुताबिक हम ज़िंदगी बसर करते हैं। तो सवाल ये है कि जब रियासत नहीं थी उस वक़्त इंसान कैसा था, कैसे ज़िंदगी बसर करता था?
वो जो दौर है यानी रियासत के क़याम से पहले का जो दौर है, दैट इज़ कॉल्ड द स्टेट ऑफ नेचर। उसको उर्दू में कहते हैं फितरी हालत का ज़माना, फितरी हालत का ज़माना, जिसमें इंसान अपनी फितरी ख्वाहिशात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करता था। मैं आपको बताता चलूँ कि रियासत के अंदर हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर नहीं करते, हम रियासत की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हैं। हमने क्या करना है, क्या नहीं करना, इस बात का फ़ैसला स्टेट करती है। हम क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते, हमने पहनना क्या है, क्या नहीं पहनना, इस बात का फ़ैसला भी स्टेट करती है। तो हमारी ज़िंदगी के तमाम मामलात को स्टेट जो है वो रेगुलेट कर रही होती है। लेकिन स्टेट ऑफ नेचर वो दौर था जिसमें इंसान अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करता था। तो हाफ्स कहता है कि वो कैसा दौर था, तो वो है स्टेट ऑफ वॉर, यानी वो जंग का दौर था और उसमें हर शख्स दूसरे शख्स का दुश्मन था। दूसरा ऑप्शन है ए हेवन, यानी जन्नत की तरह था या वो पीसफुल था। तो पहला ऑप्शन जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है। द नेक्स्ट ऑप्शन इज द मॉडर्न स्टेट इज़ ए फेडरल स्टेट, सिटी स्टेट, नेशन स्टेट, स्मॉल स्टेट। ये जो मॉडर्न जिस दौर के अंदर आज हम रह रहे हैं, इस दौर की रियासत मॉडर्न स्टेट कहलाती है। और मॉडर्न स्टेट जो है वो बेसिकली नेशन स्टेट है। एक रियासत के अंदर रहने वाले तमाम लोग एक कौम तस्वर किए जाते हैं। तो बेसिकली जो मॉडर्न स्टेट है उसका जो पूरा टाइटल है वो है मॉडर्न सॉवरन नेशनल स्टेट। मॉडर्न सॉवरन नेशनल स्टेट, जदीद मुक़्तदिर कौमी रियासत। तो ये जो मॉडर्न स्टेट है, ये इसका जो आगाज़ है वो हुआ ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया 1648 में, यानी इन 1648 को जब ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया साइन हुआ, तो तब से जो है जदीद रियासत का आगाज़ हुआ और उसके अंदर जो है रियासत को जो है वो मॉडर्न सॉवरन नेशनल स्टेट और सेकुलर स्टेट करार दिया गया था। यानी उसके अंदर ये तय किया गया कि रियासत जो है वो मॉडर्न होगी, नेशनल होगी, सॉवरन होगी और सेकुलर होगी। इसलिए जो है कुछ लोगों का नुक्ता नज़र ये है कि रियासत का कोई मज़हब नहीं होता, लोगों का मज़हब होता है। क्योंकि ये जो मॉडर्न स्टेट है, जदीद रियासत जो है, जिसकी बुनियाद 1648 में ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया के ज़रिए रखी गई, तो उसके अंदर जो है वो उसको सेकुलर डिक्लेयर कर दिया गया था। इसलिए जो यूरोपियन स्टेट्स आप देखते हैं वो जो है वो सेकुलर स्टेट्स हैं। उनके अंदर जो है वो जो रियासती अमूर हैं उनको चलाने के लिए वहाँ उनका जो भी उनका मज़हब है उससे वो रहनुमाई नहीं लेते। लेकिन जो दीन इस्लाम है उसका इसके बारे में नुक्ता नज़र जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। दीन इस्लाम जो है उसमें रियासत जो है उसका जो बुनियादी मकसद है, यानी इस्लामी रियासत के क़याम का बुनियादी मकसद ये है कि अल्लाह ताला के अहकामात को जो है वो नाफिज़ किया जाए। जिस तरह मदीना के अंदर पहली इस्लामी रियासत क़याम की गई, तो पहली इस्लामी रियासत के क़याम का बुनियादी मकसद क्या है कि जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं उनको कानून की शक्ल में जो है बाकायदा तौर पे नाफिज़ किया जाए। ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए जिसके मुताबिक लोगों के जो मामलात हैं, लोगों की जो सरगर्मियाँ हैं, उनके जो बाहमी लेन देन है, फ़र्द का फ़र्ज से तल्लुक़, फ़र्द का रियासत से तल्लुक़, उन्हें कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो है एक सिस्टम के तहत जो है लाया जाए। तो इस मकसद के लिए जो है वो इस्लामी रियासत का क़याम जो था वो अमल में लाया गया। द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ प्लेटो वाज नॉट ए सपोर्टर ऑफ आइडियलिज़म, इंडिविजुअलिज़म। तो प्लेटो जो है वो किसका सपोर्टर नहीं था। ये दो आइडियालॉजीज़ हैं, आइडियलिज़म और इंडिविजुअलिज़म। तो प्लेटो जो है वो बेसिकली आइडियलिस्ट था, वो इंडिविजुअलिस्ट नहीं था। तो इसमें यह है कि नॉट सपोर्टर ऑफ इंडिविजुअलिज़म, इनफरादियत पसंदी। मैं आपको थोड़ी सी इसकी वजाहत करता चलूँ कि इनफरादियत पसंदी जो है एक क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस का कि फ़र्द और रियासत में से ज़्यादा अहम कौन है। फ़र्द को रियासत के लिए बनाया गया है या रियासत को फ़र्द के लिए बनाया गया है, ये क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस का। और इसके बारे में मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ नुक्ता नज़र है। तो सियासी मुफ़क्रीन का वो तबका या पॉलिटिकल साइंस के वो तालिब इल्म जिनके मुताबिक जो फ़र्द है वो रियासत के लिए बनाया गया है और फ़र्द को रियासत की खिदमत करनी चाहिए।
और फ़र्द जो है उसके ऊपर रियासत को बरतरी हासिल है। तो दैट स्कूल ऑफ थॉट इज़ कॉल्ड आइडियलिस्ट। तो प्लेटो बेसिकली आइडियलिस्ट था। और सियासी मुफक्रीन का वो ग्रोह या पॉलिटिकल साइंस के वो तालिब इल्म जिनके मुताबिक रियासत को फ़र्द के लिए बनाया गया है। रियासत का काम यह है कि फ़र्द की खिदमत करे, फ़र्द के मसाइल हल करे और फ़र्द को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। तो रियासत को फ़र्द के लिए बनाया गया है। तो डेट स्कूल ऑफ थॉट इज़ कॉल्ड इंडिविजुअलिस्ट। तो ये जो इंडिविजुअलिस्ट हैं वो बेसिकली जमहूरियत पसंद हैं, और जो आइडियलिज़म है ये बादशाहत के अंदर या इश्तराकियत और सोशलिज़म के अंदर जो है वो पाया जाता है। तो जो मगरबी ममालिक हैं वहाँ बेसिकली इंडिविजुअलिज़म जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस इज़ ए फेमस वर्क ऑफ बेंथम, जॉन ऑस्टन, जॉन लॉक, गेटल। तो लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस ये किताब का नाम है। लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस इज़ ए फेमस वर्क ऑफ जॉन ऑस्टन। ये जॉन ऑस्टन की किताब है। जॉन ऑस्टन बेसिकली ब्रिटिश था और वो एक कानूनदान था जिसने अपना बहुत मुनफरिद किस्म का थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी पेश की। जॉन ऑस्टन का नज़रिया इख्तियार अल्लाह जो है वो उसने पेश किया। तो उसकी किताब जो है वो लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द राइट टू इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट इज़ ए राइट इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, मॉरल। यानी अरकान पार्लियामेंट को मुंतखब करने का जो हक़ है वो किस किस्म का हक़ है? वो मुआशी हक़ है, सोशल यानी समाजी हक़ है, पॉलिटिकल यानी सियासी हक़ है, या अखलाकी हक़ है? तो जो अरकान पार्लियामेंट को मुंतखब करने का जो हक़ है डेट इज़ ए पॉलिटिकल राइट। पॉलिटिकल राइट्स वो होते हैं जिनके ज़रिए हम सियासी अमूर में, सियासी सरगर्मियों में, सियासी मामलात में शरीक होते हैं। तो अरकान पार्लियामेंट को मुंतखब करने का जो हक़ है अवाम का डेट इज़ कॉल्ड पॉलिटिकल राइट। द नेक्स्ट MCQ इज़ द टर्म ब्यूरोक्रेसी हैज़ बीन सर्व्ड फ्राम द फ्रेंच वर्ड। ब्यूरोक्रेसी एक टर्म है। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो टर्म है ये फ्रांसीसी वर्ड किस फ्रांसीसी वर्ड से जो है वो डिराइव की गई है? बॉक्सर, ब्यूरो, ब्यूरा और ब्यूरेक्स। तो करेक्ट आंसर इज़ ब्यूरो। ब्यूरो मीन्स डिपार्टमेंट या कोई शोबा या डिपार्टमेंट, और ब्यूरोक्रेसी कहते हैं गवर्नमेंट को। ब्यूरोक्रेसी डिपार्टमेंट की, अफसरान की हुकूमत। तो फिर कभी इसके ऊपर जो है वो बात करेंगे, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जो है बहुत दिलचस्प टॉपिक है ये भी। इन ए प्रेसिडेंशियल सिस्टम द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय, यानी जिन मुल्कों के अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, सदारती निज़ाम हुकूमत होता है, तो वहाँ जो प्रेसिडेंट होता है उसको उसके ओहदे से रिमूव कैसे किया जाता है, कैसे हटाया जा सकता है? तो वो मेथड क्या कहलाता है? कौन किस तरह हटाया जाएगा? थ्रू सुप्रीम कोर्ट, थ्रू इम्पीचमेंट, या सेनेट, और नन ऑफ दीज। तो यह है इम्पीचमेंट, यानी सदर को उसकी मुकर्रर मुद्दत से पहले अगर हटाना पड़ जाए तो उसको हटाने के लिए जो तरीक़ेकार है डेट इज़ कॉल्ड इम्पीचमेंट। इसको उर्दू ज़बान में मुआख़ज़ा कहते हैं। इसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है कंपोजिंग का, आप उसको चेक कर लीजिएगा। इन ए प्रेसिडेंशियल सिस्टम, और जो सिस्टम के आगे पे जो दी है THE ये सेपरेट है, ये इसका हिस्सा नहीं है, तो उसमें स्पेस नहीं है। तो इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। द प्रेसिडेंशियल सिस्टम, इन ए प्रेसिडेंशियल सिस्टम द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय इम्पीचमेंट। द नेक्स्ट ऑप्शन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन यूनिटरी स्टेट? USA, India, UK, Pakistan. The correct answer is UK. UK is a unitary state, यानी वहदानी रियासत है। वहदानी रियासत होती है और उसके मुकाबले में एक वफाकी रियासत होती है। वहदानी रियासत जो है उसके लिए यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट,
और जो वफाकी रियासत है उसके लिए फेडरल फार्म ऑफ गवर्नमेंट की टर्म जो है वो इस्तेमाल की जाती है। तो यूके जो है यानी यूनाइटेड किंगडम बरतानिया जो है वहाँ वहदानी निज़ाम कायम किया गया है। और मज़ीद मैं बताता चलूँ बाकी तीनों मुल्कों के अंदर जो है USA, इंडिया, पाकिस्तान तीनों के अंदर जो है वो वफाकी निज़ाम है, फेडरल फार्म ऑफ गवर्नमेंट है। मैं इसकी वजाहत करता चलूँ कि ऐसा निज़ाम हुकूमत जिसमें हुकूमत करने के कुछ अख्तियारात होते हैं उन्हें आइन के ज़रिए एक वफाकी और चंद सूबाई हुकूमतों के दरमियान तकसीम कर दिया जाए तो ऐसा निज़ाम हुकूमत जो है वो फेडरल फार्म ऑफ गवर्नमेंट कहलाता है। और अगर हुकूमत करने के तमाम अख्तियारात जो हैं वो मरकज़ी हुकूमत के पास हों और उसमें सूबे ना हों, सूबाई अख्तियारात भी ना हों और एक सेंट्रल गवर्नमेंट कायम हो जो पूरे मुल्क को जो है वो कंट्रोल करती हो, तो डेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ कॉल्ड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट है बहुत मुख्तसर सा क्वेश्चन है, USA इज़ ए कन्फेडरेशन, फेडरेशन, यूनिटरी स्टेट और थियोक्रेटिक। USA इज़ ए क्या है, फेडरेशन, कन्फेडरेशन, यूनिटरी स्टेट और थियोक्रेटिक। तो करेक्ट आंसर इज़ फेडरेशन। फेडरेशन मीन्स वफाक। अभी मैं आपको बता रहा था कि वफाक ऐसी रियासत होती है जो मुख्तलिफ इकाइयों पर मुश्तमिल होती है जिसमें अख्तियारात जो होते हैं एक मरकज़ी और चंद सूबाई यूनिट्स जो हैं उनके दरमियान तकसीम कर दी जाते हैं। तो USA जो है एक वफाक है, पाकिस्तान भी एक वफाक है, फेडरेशन है, इंडिया भी एक वफाक है। जो बांग्लादेश है वो वफाक नहीं बल्कि वहाँ पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। बरतानिया के अंदर भी जो है वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो कमर्शियल जो है वो दोबारा है, काफ़ी टाइम हो गया था कमर्शियल नहीं आ रहा था, तो एक और कमर्शियल जो है मोहम्मद नवाज़ वडैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। आज जो है मैंने आपके लिए आमतौर पे तो मिर्ज़ा गालिब का कोई ना कोई शेर मैं आपके साथ जो है वो शेयर करता हूँ। तो आज जो है थोड़ा सा मुख्तलिफ है, हबीब जालिब का इंतखाब है। हबीब जालिब का नाम यकीनन आप जानते होंगे, बहुत बड़ा नाम है और मुज़ाहमती शायरी के अंदर जो है शायद ही इनके पाए का कोई शायर हो। इनके अशार को वही शख्स समझ सकता है या उनसे लुत्फ़ अंदोज़ वही हो सकता है जो जिसने हबीब जालिब के बारे में सुन रखा हो या थोड़ा बहुत उसका मुताला कर रखा हो। तो मैं आपको सुनाता हूँ। नित नए शहर नित नई दुनिया, नित नए शहर नित नई दुनिया, हमको आवारगी से प्यार रहा, उनके आने के बाद भी जालिब, देर तक उनका इंतज़ार रहा। दोबारा सुनिएगा। नित नए शहर नित नई दुनिया, हमको आवारगी से प्यार रहा, उनके आने के बाद भी जालिब, देर तक उनका इंतज़ार रहा। अब जो हबीब जालिब को जानता है, हबीब जालिब की शायरी का जो मौजू है उससे वाकिफ़ है, तो वो इस शेर से, इन चार जो मिसरे हैं उनसे बहुत ज़्यादा लुत्फ़ अंदोज़ जब होगा। आप ज़रूर इसका मुताला कीजिएगा। सिर्फ़ एक इशारे के तौर पे मैं कहता हूँ, उनके आने के बाद भी जालिब, देर तक उनका इंतज़ार रहा। तो ये बेसिकली पाकिस्तान के क़याम की तरफ इशारा है कि पाकिस्तान कायम हो गया। तो पाकिस्तान कायम तो हो गया लेकिन वो जो ख्वाब दिखाए गए थे वो जो है वो ख्वाब जो थे वो पूरे नहीं हो रहे थे। तो वो तो पाकिस्तान बन तो गया लेकिन वो जो ख्वाब दिखाए गए थे, वो जो रोशन मुस्तकबिल दिखाया गया था, वो जो उम्मीद लगाई गई थी, वो जो है वो हबीब जालिब कह रहे हैं कि देर तक उनका इंतज़ार रहा। तो हमें आज भी जो है उसका इंतज़ार है कि जो रोशन ख्वाब दिखाए गए थे वो ख्वाब जो हैं वो कब उनकी तकमील होगी और कब वो नई सहर होगी, कब उजाला होगा। तो जो हबीब जालिब हैं वो बहुत मुख्तलिफ़ अंदाज से जो है, बहुत खूबसूरत अंदाज से जो है वो अपनी बात कर रहे हैं। दोबारा सुन लीजिएगा। नित नए शहर नित नई दुनिया,
हमको आवारगी से प्यार रहा, उनके आने के बाद भी जालिब देर तक उनका इंतज़ार रहा। यहाँ तक रखिएगा। हमारी इस वीडियो का अख्ताम होता है। MCQs का सिलसिला ख़त्म हुआ। वही बात कि आपको अगर MCQs के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, समझने में प्रॉब्लम हो, तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। आप जो है क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसमें किसी झिझकने की ज़रूरत नहीं होती। वही सीखते हैं जो पूछते हैं। अगर किसी शख्स के अंदर क्वेश्चन करने की, सवाल करने की ज़रूरत ना हो तो वो सीख नहीं सकता। तो सीखने के लिए पहली जो बुनियादी चीज़ है वो सवाल करना होता है। ज़रूर सवाल कीजिएगा। हम जो भी हमारी इस्तेदाद है उसके मुताबिक हमको आपको जो है वो ज़रूर जवाब देंगे। यहाँ तक रखते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे।